अस्सलामुअलैकुम नाजरीन जगह पौधों और दरख्तों में ढकी छुपी थी। आमिर बिन उस्मान और शम्सो निसा महल की रौनक से बेनियास इस जगह बैठे हुए थे। मैं आज अपनी माँ से मिली हूँ, शम्सो निसा ने बताया, और अब उन्हीं के साथ रहा करूँगी। तुम्हारी माँ भी शाही खानदान की खातून हैं, आमिर ने कहा। वो तुम्हें किसी शहजादे के साथ ही ब्याना पसंद करेंगी। नहीं, शम्सो निसा ने कहा, वो शाही खानदान की ज़रूर हैं, लेकिन उस खैमे में रहना पसंद करती हैं जो महाज के बिल्कुल करीब हो। वो मुझे भी सिपाही बनाना चाहती हैं। क्या ये उम्मीद रखी जा सकती है कि तुम उनसे मेरे मुतालिक बात करोगी और वो मान जाएंगी? आमिर ने पूछा। अगर मैंने उनकी वो उम्मीदें पूरी कर दी जो उन्होंने मेरे साथ वाबस्ता कर दी हैं, तो मैं उनसे अपनी हर ख्वाहिश मनवा सकती हूँ, शम्सो निसा ने जवाब दिया। तुम्हें भी उनकी उम्मीद पूरी करनी होगी। मेरी शादी होगी तो तुम्हारे साथ होगी, लेकिन इससे पहले हमें वो काम करना होगा जो माँ ने मुझे बताया है। आमिर बिन उस्मान को हैरत इस पर हुई कि शम्सो निसा को उसने ऐसी संजीदगी में कभी नहीं देखा था। वो चौंका और बोला, क्या तुम्हारे दिल में मेरी इतनी सी मोहब्बत रह गई है कि तुम मुझसे हलफ लेना ज़रूरी समझती हो? कुछ काम ही ऐसा है कि हलफ ज़रूरी है, शम्सो निसा ने जवाब दिया। मैं तो अपनी माँ का हुक्म मानते हुए जान भी दे दूंगी, तुम शायद ना दे सकोगे। मैं तुम्हारी मोहब्बत की खातिर जान दे दूंगा। नहीं, शम्सो निसा ने कहा, मोहब्बत की खातिर नहीं, इस्लाम की अजमत की खातिर। मैं हलफ देता हूँ कि मुझे जो फ़र्ज सौंपा जाएगा जान की बाजी लगाकर पूरा करूँगा। आमिर बिन उस्मान ने कहा, अगर मैंने इस हलफ की खिलाफ वर्जी की तो मुझे जान से मार दिया जाए। अब बताओ मुझे क्या करना है? जासूसी, शम्सो निसा ने कहा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी मिस्र में है। वो इस खुशफहमी में मुब्तला हैं कि उन्होंने मेरे भाई मलकुल साले के साथ जो दोस्ती और आइंदा जंग न करने का मुआहदा किया था वो उसकी वफात के बाद भी कायम है। मगर तुम ज़्यादा अच्छी तरह जानते हो कि मुआहदे के बावजूद हलब की अमरा सलेबियों के असरात से पाक नहीं रही। इज़्ज़ुद्दीन को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपना दोस्त समझता है, लेकिन मेरी माँ किसी और ख़तरे का इजहार कर रही है। आका और तुम्हारी वालदा की शादी के बाद कोई ख़तरा नहीं रहना चाहिए, आमिर ने कहा। असल ख़तरा शादी से ही शुरू हुआ है, शम्सो निसा ने कहा। इज़्ज़ुद्दीन ने यह शादी इस मकसद के लिए की है कि दमिश्क वालों को कोई सही राह दिखाने वाला ना रहे। हमें इस महल के ढके छुपे हुए भीत मालूम करके काहिरा तक पहुँचाने हैं। यह भी मालूम करना है कि सलेबियों की नीयत और इरादे क्या हैं। क्या वो एक बार फिर हमारी अफवाज को खाना जंगी में मरवाना चाहते हैं या वो कोई और जंगी इक़दाम करेंगे? तुम ऐसी जगह पर हो जहाँ तुम्हें बहुत कुछ नज़र आ सकता है। तुम इज़्ज़ुद्दीन के खसूसी मुहाफ़िज़ दस्ते के कमानदार हो। मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ, आमिर बिन उस्मान ने कहा। तुमने ठीक कहा है कि मैं ऐसी जगह पर हूँ जहाँ मुझे बहुत कुछ नज़र आता है शमसी। मैं जो देखता हूँ और जो देख रहा हूँ उस पर कभी गौर नहीं किया था। मैं मर्द मुजाहिद से मुलाजिम बन गया था। तुमने मुझे फ़र्ज़ याद दिलाया है। मुझे ये बताओ कि किसी को कत्ल करना है या सिर्फ अंदर के राज ही मालूम करने हैं? दोनों काम करने हैं, शम्सो निसा ने जवाब दिया। राज मालूम करने के लिए किसी गद्दार को कत्ल करना पड़े तो गुरेज न किया जाए। सुनो शमसी, आमिर बिन उस्मान ने कहा, मैं अब मुलाजिम की हैसियत से नहीं मुजाहिद की हैसियत से बात करूँगा। राज की बात यह है कि हलब के हकमों और बाद सलारों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर इज़्ज़ुद्दीन मुखलस भी हो, सच्चे दिल से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का दोस्त भी हो, फिर भी वो हलब की फ़ौज को मिस्र की फ़ौज का इत्तेहादी नहीं बना सकेगा। उसके हाकिमों, मुशीरों और वज़ीरों के ईमान को सलेबियों ने ख़रीद रखा है। उन्होंने तुम्हारे भाई की वफ़ात के फ़ौरन बाद इज़्ज़ुद्दीन को इस तरह परेशान करना शुरू कर दिया है, किसी न किसी मद में खर्च करने के लिए उससे रकम मांगते रहते हैं। सरकारी ख़जाना तेज़ी से खाली हो रहा है, रकम और सोना खुर्द बुर्द हो रहा है। मेरा ख्याल है कि यह एक साजिश है जिसका मकसद यह है कि ख़जाना खाली करके इज़्ज़ुद्दीन को मजबूर कर दिया जाए कि वो सलेबियों से इमदाद लेने पर मजबूर हो जाए। उससे अपने हाकिम वगैरह जितनी रकम मांगते हैं वो दे देता है। इसका मतलब यह हुआ कि इज़्ज़ुद्दीन कमज़ोर हुक्मरान है, शम्सो निसा ने कहा। उसकी कमज़ोरी यह है कि वह हुक्मरानी की गद्दी को छोड़ना नहीं चाहता, आमिर बिन उस्मान ने जवाब दिया।
میں نے اس کی جو باتیں سنی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حکمرانی قائم رکھنے کے لیے صلیبیوں کے ساتھ ساز باز کر لے گا۔ میں اب اس کے مشیروں کی باتیں غور سے سنا کروں گا اور تمہیں بتاتا رہوں گا۔ یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ یہاں صلیبیوں کے جاسوس موجود اور سرگرم ہیں، شمس و نساء نے کہا، اور یہاں ہمارے جاسوس بھی کام کر رہے ہیں، کسی روز ان سے تمہاری ملاقات کروں گی۔ شمس و نساء نے مسکرا کر پوچھا، تمہاری سوڈانی پری کس حال میں ہے؟ اب بھی ملتی ہے، عامر بن عثمان نے جواب دیا۔ شمسی، میں اس لڑکی سے ڈرتا ہوں، تم جانتی ہو کہ اس کے حسن میں جادو ہے، اس کے طلسم میں آیا ہوا انسان نکل نہیں سکتا۔ میں اس سے اس لیے نہیں ڈرتا کہ وہ بہت حسین ہے، ڈر یہ ہے کہ وہ والی حلب عز الدین کے حرم کا ہیرا ہے، اس کا نام انوشی ہے، لیکن محل کے اندرونی حلقوں کے افراد اسے سوڈانی پری کہتے ہیں۔ اگر عز الدین یا اس کے کسی امیر وزیر کو پتہ چل گیا کہ یہ لڑکی مجھے چاہتی ہے تو لڑکی سے کوئی بات پرست نہیں ہوگی، سزا مجھے ملے گی، مجھے تہہ خانے میں باندھ کر ایسی اذیتیں دی جائیں گی کہ تم سنو تو مر جاؤ۔ مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ میں نے اسے مایوس کیے رکھا تو وہ مجھ پر دست درازی یا بدنیتی کا الزام عائد کر کے مجھے قید میں ڈلوا دے گی۔ انوشی دراصل صلیبیوں کا بھیجا ہوا تحفہ تھا۔ حلب میں یہ لڑکی آئی تو ملک الصالح بیمار پڑ گیا اور مر گیا۔ عز الدین نے آ کر حلب کی حکومت سنبھالی تو حکام نے انوشی اس کی خدمت میں پیش کی۔ اس کے ساتھ ہی عز الدین نے رضی خاتون کے ساتھ شادی کر لی۔ یہ اس دور کے حکمرانوں کا دستور تھا کہ بیویاں الگ رکھتے تھے اور حرم میں بغیر شادی کے لڑکیاں الگ رکھتے تھے۔ انوشی عز الدین کے محل کی ضیافتوں میں شراب پلاتی تھی۔ اس نے حلب کے 2 ایسے حاکموں کو اپنے حسن اور فریب کے جال میں پھانس لیا تھا جو حلب کی قسمت بنا بھی سکتے تھے اور بگاڑ بھی سکتے تھے۔ وہ عز الدین کے تو اعصاب پر غالب آ گئی تھی۔ عامر بن عثمان عز الدین کے قریب رہتا تھا کیونکہ وہ خصوصی محافظ دستے کا کماندار تھا۔ اس نے عز الدین کی حفاظت کے لیے محافظ دستے کے علاوہ در پردہ انتظامات بھی کر رکھے تھے۔ اس کی نظریں عقاب کی طرح تیز اور دور بین تھیں۔ انوشی نے اسے دیکھا تو یہ خوبرو جوان اسے بہت اچھا لگا۔ میں اس محل کا ملازم ہوں، عامر نے ایک روز اسے کہا تھا، اگر تمہارے دل میں میری محبت سچی ہے تو مجھ پر رحم کرو اور مجھ سے دور رہو، تمہاری طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ انوشی نے اسے کہا، قاضی بہاؤالدین شداد جو اس دور کا عینی شاہد ہے اپنی یادداشتوں میں لکھتا ہے، عز الدین نے محسوس کر لیا تھا کہ وہ موصل اور شام کی عمارتوں کو اپنے ماتحت متحد نہیں رکھ سکے گا۔ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی سے بہت ڈرتا تھا۔ اس کے ماتحت جو امیر اور وزیر تھے وہ عز الدین سے اتنی زیادہ رقموں کا مطالبہ کرنے لگے جو وہ نہیں دے سکتا تھا کیونکہ خزانے میں اتنی سکت نہیں تھی اور وسائل بھی محدود تھے۔ اپنی یادداشتوں میں آگے چل کر قاضی بہاؤالدین شداد نے لکھا ہے کہ عز الدین کو یہ خطرہ تھا کہ سلطان ایوبی کو حلب کے ساتھ دلچسپی ہے، اس لیے وہ حلب پر ضرور قبضہ کرے گا۔ عز الدین سلطان ایوبی کے خلاف آمنے سامنے کی جنگ لڑنے سے گریز کرتا تھا۔ اس نے اپنے ایک بڑے ہی کابر اور دلیر سالار مظفر الدین ککبوری سے مشورہ کیا جو 7 تہوں میں چھپا ہوا ایک راز تھا۔ موصل کا والی عز الدین کا بھائی عماد الدین تھا جو کھلم کھلا سلطان ایوبی کے خلاف تھا۔ حلب اور موصل میں یہ انقلاب آیا کہ عز الدین نے موصل کی حکمرانی سنبھالی اور عماد الدین حلب آ کر ولی حلب بن گیا۔ عمارتوں یا سلطنتوں کا یہ تبادلہ دونوں کے باشندوں کے لیے ایک معمہ تھا۔ متعدد مورخین نے اس تبادلے پر اظہار خیال کیا ہے، ہر ایک نے مختلف رائے دی ہے۔ اس وقت کے وقائع نگاروں کی تحریروں سے کچھ بھید بے نقاب ہوتے ہیں۔ عز الدین جب موصل کے قلعے میں گیا تو رضی خاتون اور اس کی بیٹی شمس و نساء اس کے ساتھ تھیں۔ اس کا ذاتی محافظ دستہ بھی ساتھ تھا جس کا کماندار عامر بن عثمان تھا۔ یہ بہت ہی بڑا قافلہ تھا، کئی اونٹوں پر پالکیاں تھیں جن کے پردے گرے ہوئے تھے۔ رضی خاتون اور شمس و نساء کا اونٹ سب سے آگے تھا۔ رضی خاتون کی خادمہ بھی ساتھ تھی۔ رات کو راستے میں ایک جگہ قیام بھی کرنا تھا۔ عز الدین کو موصل پہنچنے میں جلدی تھی، اس لیے اس نے قافلے کا سربراہ مقرر کیا اور خود قیام کیے بغیر اپنے چند ایک محافظوں اور 2-3 مشیروں کے ساتھ سفر جاری رکھا۔ عامر بن عثمان کو قافلے کے ساتھ رہنے دیا گیا۔ سورج غروب ہوتے ہی خیمے نصب کر دیے گئے۔ رضی خاتون کا خیمہ ان خیموں سے بہت دور نصب کیا گیا جن میں رات حرم کی لڑکیوں کو رہنا تھا۔ عز الدین نے خاص طور پر حکم دیا تھا
کہ रज़ी खतून और शम्स निसा को हरम के खेमों से दूर रखा जाए। क़याम की जगह सरसब्ज और चट्टानी थी, चट्टानों पर भी सब्जा था, हरी भरी झाड़ियों की बहुतात थी। रात को आमिर बिन उस्मान मशीनों की रोशनी में हिफाजती इंतजाम देखता फिर रहा था। उन दिनों वहाँ कोई खतरा नहीं था, कहीं भी लड़ाई नहीं हो रही थी। सुल्तान यूबी मिस्र में था और सलेबी कहीं दूर बैठे सुल्तान यूबी की अगली चाल के इंतजार में तैयारियां कर रहे थे। फिर भी आमिर का ये फर्ज था कि खेमा गाह और जानवरों के इर्द गिर्द गश्त का इंतजाम करता। वो हरम के खेमों से ज़रा दूर घूम कर गुजर रहा था। उस वक्त वो अकेला था। खेमों से कुछ दूर गया तो उसे अपने सामने एक साया खड़ा नजर आया। उसने करीब जाकर घोड़ा रोक लिया। मैंने तुम्हें अंधेरे में इतनी दूर से पहचान लिया है, तुम करीब आकर भी मुझे नहीं पहचानते। ये अनोशी की आवाज़ थी। आमिर बिन उस्मान ने आवाज़ पहचान कर कहा, मुझे अभी बहुत काम करना है। इतनी वसी खेमागाह और इतने सारे जानवरों की हिफाजत का इंतजाम मेरे जिम्मे है, मुझे मत रोको। अनोशी उसके घोड़े के आगे आकर लगाम पकड़ चुकी थी। बोली, घोड़े से उतरे रहो आमिर, जिनका तुम्हें डर था वो मौसल चले गए हैं, उतरे रहो। आमिर घोड़े से उतरा। आमिर, अनोशी ने जज्बाती लहजे में कहा, तुम मुझे बदकार और शैतान लड़की समझकर मुझसे भागते फिर रहे हो। मुझे मालूम है कि तुम मेरी असलियत से अच्छी तरह वाकिफ हो। तुम अपने आप को जाहिद और पारसा समझते हो। तुमने अभी इस हकीकत पर गौर नहीं किया कि किसी भी रोज़ तुम्हारा जिस्म खून में डूबी हुई लाश बन जाएगा। यह जंग व जदल का दौर है। एक वो हैं जो मैदान जंग में कटते और मरते हैं, और एक वो हैं जो किले और महल के अंदर ही खुफिया तरीके से कत्ल कर दिए जाते हैं। तुम्हारा अंजाम ऐसा ही हो सकता है। अपने मर्दाना हुस्न और जिस्म की दिलकशी को दामी न समझो। क्या तुम मुझे कत्ल की धमकी दे रही हो? नहीं, अनोशी ने जवाब दिया। मालूम होता है तुम्हारे दिल में किसी और की मोहब्बत है। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगती आमिर, सिर्फ ये करो कि मेरे पास बैठे रहा करो। आमिर उससे हटकर अपने घोड़े के पास गया। अनोशी वहीं खड़ी रही। आमिर घोड़े पर सवार हुआ और कुछ कहे बगैर चला गया। आमिर बिन उस्मान का घोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। आमिर का सर झुका हुआ था। उसने अपने ख्यालों का रुख शम्सो निशा की तरफ फेर दिया। उसने घूमकर पीछे देखा। उसे अंधेरे में अनोशी नजर न आई। वो एक टेकरी से मुड़कर उस जगह पहुंचा जहां शम्सो निशा को आना था। आमिर ने जिस तरह अनोशी का साया देखा था, उसी तरह उसे शम्सो निशा का साया नजर आया, जो घोड़े की तरफ बढ़ा। वो घोड़े से उतरा। कहाँ रहे? शम्सो निशा ने उससे पूछा। बहुत देर से इंतजार कर रही हूँ। मेरे काम से तुम आगाह हो? आमिर ने झूठ बोला। इधर ही आ रहा था कि एक जगह काम से रुकना पड़ा और इतनी देर हो गई। अपने आदमियों का भी ख्याल रखना, शम्सो निशा ने कहा। वो सब बहुत होशियार हैं, किसी को उन पर शक नहीं होगा। शम्सो निशा उन आदमियों का जिक्र कर रही थी जो हलब के अंदर सुल्तान अयूबी और रज़ी खतून के लिए जासूसी और मुखबरी करते थे। उनमें जो महल के अंदर मुलाजिम थे वो उसी हसीयत के साथ जा रहे थे, और जो शहर में कोई काम काज करते थे उन्हें आर्जी मजदूरों के बहरूप में रास्ते में खेमे लगाने और उखाड़ने और दीगर कामों के लिए साथ ले लिया गया था। उनके मुतालिक यह तय किया गया था कि मौसल शहर में मुख्तलिफ कामों पर लगा दिया जाएगा। रज़ी खतून की खदमा ने यह तमाम आदमी शम्सो निशा और आमिर बिन उस्मान को दिखाए थे। शम्सो निशा ने एक कदम उठाया और रुक गई। तुम कहाँ थे? किसके पास थे? मैं जानवरों को देख कर आ रहा हूँ, आमिर ने जवाब दिया। जानवर इतर कब से लगाने लगे हैं? शम्सो निशा ने दबे दबे गुस्से से कहा। तुमने कभी इतर नहीं लगाया। आमिर चुप रहा। तुम्हें वो खूबसूरत डैन मिल गई होगी, तुम उसके जाल में आ गए हो। अभी नहीं आया शमसी, आमिर ने कहा। वो मुझे रास्ते में मिल गई थी। मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था। तुम्हें किसी वहम में मुब्तला नहीं होना चाहिए। मैं इतना कच्चा आदमी नहीं हूँ। आमिर के लहजे में घबराहट का हल्का हल्का लर्जा था। कहने लगा, मैं बहुत परेशान हूँ शमसी। मैं कोई अमीर या हाकिम या सलार नहीं, अदना मुलाजिम हूँ। अनोशी मुझे आसानी से इंतकाम का निशाना बना सकती है। मालूम होता है आज उसने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही परेशान किया है, शम्सो निशा ने कहा। बहुत ज़्यादा, आमिर बिन उस्मान ने जवाब दिया। उसने मुझ पर वाज़ेह कर दिया है कि वो यहाँ बदकारी फैलाने और भाई को भाई से लड़ाने आई है। खुदा के लिए मुझे बताओ शमसी, मैं क्या करूँ? वो दुनिया की सारी दौलत मेरे कदमों में रख दे तो भी मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। फिर उसे धोखा दो, शम्सो निशा ने कहा।
उसे वही मोहब्बत दो जो वो मांगती है, इसके एवज उससे वो राज लो जो हम मांगते हैं। उसने तुम्हें बता दिया है कि उसे किस मकसद के लिए यहाँ भेजा गया है। तुम तजर्बाकार और दानिशमंद हो, तुम खुद समझ सकते हो कि उसे साफ कह दो कि तुम्हें अंदर के राजों की ज़रूरत है, या उसे बताए बगैर उसे राज उगलवाते रहो। मैं ये सोच चुका हूँ, आमिर ने कहा, मगर डरता हूँ तुम एक न एक दिन मेरे खिलाफ गलत फहमी में मुब्तला हो जाओगी। काम की बात सुन लो, शम्सो निसा ने कहा। हलब की रवानगी से कुछ देर पहले कहरा से एक आदमी ये मालूम करने आया है कि इज़्ज़ुद्दीन की नीयत क्या है और सलेबियों के मंसूबे क्या हैं। उसे कोई ठोस जवाब नहीं दिया जा सका। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी बहुत जल्दी कहरा से फौज के साथ रवाना होने को तैयार बैठे हैं। उस आदमी ने बताया है कि सुल्तान अयूबी इस वजह से जल्दी कूच करना चाहते हैं कि सलेबी फौज ने मोसल, हलब और दमिश्क की तरफ पेशकदमी कर दी, तो कहरा से फौज बर वक्त यहाँ पहुँचाना मुमकिन नहीं होगा। खतरा यह है कि सुल्तान अपनी फौज ले आए और सलेबियों की चाल कुछ और हो, तो सुल्तान की फौज नुकसान उठा सकती है। हमें बहुत जल्द अपने मुसलमान उमरा और सलेबियों के अज़ैम मालूम करने हैं। मैंने सुना था कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के जासूस आसमान से तारे भी तोड़ लाते हैं। आमिर बिन उस्मान ने कहा, क्या सलेबी इलाकों में उसका कोई आदमी नहीं? माँ ने बताया है कि इसहाक तुर्क एक बड़ा ही काबिल और होशियार आदमी है। शम्सु निसा ने जवाब दिया, वो बेरूद गया हुआ है, सही खबर वही लाएगा, लेकिन उसकी तरफ से कोई इतला कहरा नहीं पहुंची। देखो आमिर, फौजों की नकल हरकत होती है तो ये राज बेनकाब हो जाते हैं, मगर यहाँ कोई ऐसी हलचल नजर नहीं आती। जो राज है वो इज़्ज़ुद्दीन और अमादुद्दीन के सीने में है। ये अंदरूनी हलकों से मिल सकता है और तुम्हें यह राज अनूशी दे सकती है। नाजरीन, उस वक्त इसहाक तुर्क बैरूत में था। बैरूत सलेबी हुक्मरान बाल्डून के फरंगी लश्कर की बहुत बड़ी छावनी बना हुआ था। बाल्डून तो जैसे रातों को सोता भी नहीं था, उन दोनों पसपाइयों का इंतकाम लेने के मंसूबे बनाता रहता था। उसने मलकुल साले को अपना इत्तेहादी बना लिया था, मगर उसका यह इत्तेहादी मर गया। अब वो इज़्ज़ुद्दीन और अमादुद्दीन को सुल्तान यूबी के खिलाफ अपने महाज में शामिल कर रहा था। उसने कहरा में जासूस भेज रखे थे जो सुल्तान यूबी के इरादों का पता चला रहे थे। इसहाक तुर्क बैरूत पहुंच चुका था और बाल्डून की हाई कमांड तक पहुंचने की तरकीबें सोच रहा था। वहां जिससे मिलता अपने आप को किसी मुसलमान इलाके से भागा हुआ ऐसे ही बताता। इस तरह उसने बहुत से लोगों की हमदर्दियां हासिल कर लीं। वो चूंकि तुर्की का बाशिंदा था, इसलिए सफ़ेद फाम था, खोबरू और तनोमंद मर्द था। वो अपने साथियों से कहा करता था कि मेरी असल कुव्वत मेरा ईमान और मेरा किरदार है। उन दिनों बैरूत में सुल्तान यूबी के खिलाफ जंगी तैयारियां हो रही थीं। वहाँ के लोगों को फौज में भर्ती करने के लिए फौजी मेले हो रहे थे, जिनमें फौजी करतब दिखाते, औरतें एक जने वगैरह के मुकाबले करते थे। एक रोज़ इसहाक तुर्क ऐसे ही एक मुकाबले का तमाशा देखने जा पहुंचा। यह सलेबियों का एक पुराना खेल था। दो घुड़सवार हाथों में लंबी बर्छियां ताने एक दूसरे की तरफ घोड़े सर पर दौड़ाते और एक दूसरे को बर्छी से घोड़े से गिराने की कोशिश करते थे। अगर कोई पहली बार ना गिरे तो एक बार फिर एक दूसरे की तरफ घोड़े दौड़ाते और एक दूसरे को बर्छी से गिराने के लिए वार करते थे। सवार जरा बख्तर पहने हुए थे। यह मुकाबला होता रहा। सवार गिरते रहे, दूसरों को मुकाबले के लिए ललकारते रहे। एक सवार ने कई सवारों को गिराया, उसने किसी और को ललकारा तो कोई भी सामने ना आया। इसहाक तुर्क सहराई लिबास में था। वो मैदान में आ गया। मुकाबला करने वाले सवार फौजी थे और जरा पोश थे। इसहाक को आम लिबास में मैदान में उतरते देखकर तमाशाइयों ने कह कहा लगाया। वहाँ सलेबी जर्नेल और दीगर कमांडर वगैरह भी थे। वो भी खूब हंसे। जिस घुड़सवार ने सबको ललकारा था, वो घोड़े पर सवार मैदान में घोड़े को इधर उधर भगा रहा था। वो सलेबी फौज के एक दस्ते का कमांडर था। उसने अजर मजाक घोड़े का रुख इसहाक की तरफ किया और करीब आकर बर्छी इसहाक को मारी। इसहाक वार बचा गया। तमाशाइयों ने एक और कह कहा लगाया। फिर शोर उठा, पागल पागल, ये कोई पागल है, इसे जान से मार डालो। घोड़सवार कमांडर ने घोड़ा पीछे को मोड़ा। उसके साथी कमांडरों में किसी ने उसे कहा, अब कैसे बर्छी में उड़स कर साथ ले जाओ, जिंदा ना रहे। किसी और ने चिल्लाकर कहा, यह तुम्हारी तौहीन है, एक पागल देहाती ने तुम्हें ललकारा है। घोड़सवार ने एड़ी लगाई। इसहाक ने हत्था था। घोड़े को अपने तरफ आते देखकर उसने चुगा उतार फेंका
اور برچھی کا وار بچانے کے لیے تیار ہو گیا۔ گھوڑ سوار ذرا سا جھکا، برچھی ہاتھ میں تولی، قریب آ کر اس نے اسحاق پر وار کیا۔ اسحاق کچھ دور تک گھوڑے کے ساتھ اس طرح دوڑتا گیا جیسے برچھی اس کے جسم میں اتر گئی ہو اور وہ اس کے ساتھ گھسیٹتا جا رہا ہو۔ تماشائیوں نے داد و تحسین کا شور بپا کر دیا، لیکن یہ دیکھ کر سب پر سناٹا طاری ہو گیا کہ اسحاق ترک دوڑتے دوڑتے سوار کے پیچھے گھوڑے پر سوار ہو گیا تھا۔ برچھی کو اس نے پکڑ رکھا تھا، سوار نے بھی برچھی کو پکڑ رکھا تھا۔ اس نے گھوڑے کو گھمایا، گھوڑا ایک چکر میں دوڑنے لگا۔ اسحاق اس سے برچھی چھیننے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے برچھی چھین لی اور دوڑتے گھوڑے سے کود کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے برچھی لہرا کر للکارا، مجھے ایک گھوڑا دے دو، کوئی بھی میرے مقابلے میں آ جائے، ذرا بختر کے بغیر مقابلہ کروں گا۔ گھوڑ سوار کمانڈر گھوڑے سے اتر کر اسحاق کے پاس آیا۔ اس نے بازو پھیلا رکھے تھے۔ اسحاق نے برچھی زمین میں گاڑ دی۔ صلیبی سوار نے اسے گلے لگا لیا۔ اسحاق نے کہا کہ مقابلہ کروں گا، مجھے گھوڑا دے دو۔ اسے ایک گھوڑا اور ایک برچھی دے دی گئی۔ وہ اسی کمانڈر کے مقابلے میں آیا۔ تماشائی دم بخود تھے، انہیں یقین تھا کہ یہ بدقسمت دیہاتی ذرا بختر کے بغیر برچھی سے بہت بری موت مرے گا۔ دونوں گھوڑے دور آمنے سامنے کھڑے ہو گئے، اشارے پر گھوڑے دوڑے۔ کمانڈر نے برچھی اسحاق کے پیٹ کے سیدھ میں رکھی ہوئی تھی۔ اسحاق نے اپنے جسم کو ذرا سا موڑ کر کمانڈر کا وار قطع کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی برچھی کمانڈر کے پیٹ میں لگی۔ کمانڈر گھوڑے کی دوسری طرف گر پڑا۔ اس نے غلطی یہ کی کہ اس طرف والا پاؤں رکاب سے نکالنا بھول گیا۔ گھوڑا اسے گھسیٹنے لگا۔ اس مقابلے میں کسی تماشائی کو کسی سوار کی مدد کرنے کی اجازت نہیں تھی، سوار مر بھی جایا کرتے تھے۔ کمانڈر کو گھوڑا گھسیٹ رہا تھا۔ اسحاق نے گھوم کر دیکھا تو اس نے وہیں اپنے گھوڑے کو گھمایا، ایڑ لگائی اور کمانڈر کے گھوڑے کے پہلو میں آ کر اپنے گھوڑے سے کود کر اس کے گھوڑے کی پیٹھ پر جا بیٹھا، لگام کھینچی اور گھوڑے کو روک لیا۔ کمانڈر نے چونکہ ذرا بختر پہن رکھی تھی، اس لیے اس کا جسم زمین کی رگڑ سے محفوظ رہا، ورنہ اس کی کھال اتر جاتی۔ کمانڈر نے اسے اپنے بازوں کے گھیرے میں لے لیا اور اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے۔ اسحاق ترک نے بتایا کہ وہ مسلمانوں کے علاقے سے بھاگا ہوا عیسائی ہے۔ وہ اپنے آپ کو عام قسم کا عیسائی تو نہیں کہہ سکتا تھا، ایسی گھڑ سواری اور ایسی نیزہ بازی کا ماہر کوئی فوجی ہو سکتا تھا یا کوئی اونچے خاندان کا فرد۔ اس نے کمانڈر کو بتایا کہ مسلمان اسے زبردستی فوج میں بھرتی کرنا چاہتے تھے، اس لیے وہ وہاں سے بھاگ گیا ہے۔ کمانڈر اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔